जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है, इसलिए हम लोग आज श्वसन को मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके लिए एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं भी उस घनघनाती रातों से सामना करता हूँ और आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी भी चाहत की दिलों में थोड़ी सी जगह बनाना चाहता हूँ। मेरी ये सपना पूरा हो या ना हो, लेकिन मैं तो कोशिश करता ही रहूँगा दोस्त। आज हम लोग श्वसन को बहुत मज़ेदार और इंटरेस्ट तरीक़ा से पढ़ेंगे। श्वसन जिसके बिना हम सब अधूरा हैं, श्वसन जिसके बिना हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बन सकता है, श्वसन जिसके बिना हम चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं। ये सारी क्रियाएं श्वसन के द्वारा हो सकता है। यानी श्वसन हमारे शरीर में ना हो तो हमारे शरीर की होने वाली संपूर्ण क्रियाएं रुक जाएगी और जीव मर सकता है, जिस जीव में श्वसन नहीं होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि श्वसन हालांकि इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है। तो चलिए, श्वसन वह क्रिया है, यानी हमारे शरीर के अंदर होने वाली वह महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है। हम ये सब भी समझेंगे दोस्त कि आखिरकार हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम सारे चीज़ पर बारीकी से अध्ययन करेंगे, लेकिन चलिए हम लोग हर एक चीज़ को समझते चलते हैं। तो श्वसन एक क्रिया है जो हमारे शरीर में होती है। इसके द्वारा हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनते हैं और हम सब काम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, यहाँ तक कि हम सब जिंदा रहते हैं, न तो मर जाएंगे। श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो मर जाएंगे। तो श्वसन को ऑक्सीकरण क्रिया भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। श्वसन को ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम सब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान हम सब में ऊष्मा निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा की वजह से हम सब में सांस के द्वारा ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एक सवाल और है कि यह रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहलाती है? क्योंकि थोड़ा सा इसे बारीकी से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आखिरकार श्वसन को रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। हम सब मान लीजिए रोटी या चावल जो भी हम लोग खाते हैं, वो जब हम लोग खाते हैं तो वहाँ पाचन तंत्र से हम लोग इसे, जब पाचन तंत्र हो जाता है हमारे शरीर में से रोटी का, ये जो भी भोजन खाते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में, इसमें बहुत सारे माल्टोज, सुक्रोज जो एंजाइम होते हैं, इसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। यानी पाचन तंत्र से हमें जो भोजन खाते हैं वो कोची में बदल गया, ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये रक्त में फिर चला जाएगा। ये ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? रक्त में चला जाएगा, और रक्त के द्वारा ये ग्लूकोज कोशिका तक चला जाएगा। और कोशिका तक जाने से सिर्फ ऊर्जा नहीं बनेगी, यही ग्लूकोज हमारे लिए मानता हूं मैं कि ऊर्जा है, लेकिन ये ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बना सकता है। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन यानी कोशिका तक ग्लूकोज पहुंचता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ये हमारी कोशिका तक रक्त के माध्यम से तो पहुंच गया, लेकिन ये कोशिका तक पहुंचने से हम ऊर्जा नहीं बनता है दोस्त। ये कोशिका तक पहुंचेगी, और वहां पर जब कोशिका तक पहुंचेगी तो वहां पर श्वसन के द्वारा जो हम सांस लेते हैं ना, उसके द्वारा सांस हवा फेफड़ा में जाती है, वहां फेफड़ा से कुपिका में जाएगी, और कुपिका से जो ऑक्सीजन है वो रक्त में मिलेगा, और रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ग्लूकोज तक पहुंचेगा, यानी कोशिका तक पहुंचेगा ग्लूकोज के पास। तब जाके ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, तब बनता है 6 CO2, 6 H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा बनता है। यानी हम सब में ऊर्जा कब बनता है?
ग्लूकोज बनने से। हम सब में शरीर में ऊर्जा कब आता है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज बनेगा। नहीं, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब। आपको याद रखना, ग्लूकोज कहाँ टूटता है? तो कोशिका में टूटता है। तो सबसे पहले जो हम लोग खाना खाते हैं वो पाचन तंत्र के द्वारा उसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कुछ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को जब छोटी आंत में अवशोषण होती है, सब कार्बोहाइड्रेट को जब रक्त में जाता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है, और वो ग्लूकोज रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचता है। और कोशिका में श्वसन के द्वारा जब हम सांस लेंगे तो श्वसन के द्वारा जब ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगा तब ग्लूकोज टूटेगा क्या में? तो 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कुछ जल की मात्रा और 38 ATP ऊर्जा बनाएगा। कब? जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तब। तो आप सोच सकते हैं कि श्वसन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी सिर्फ खाना खाने से, भोजन करने से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। जब तक कि हम श्वसन सांस नहीं लेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो एनर्जी नहीं बन सकता है। ये तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसलिए श्वसन बहुत जरूरी है। और सबसे खास बात है कि इसे रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए कहा गया क्योंकि यह ग्लूकोज को तोड़ता है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज टूटते हैं, इसीलिए श्वसन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऊष्मा क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि श्वसन के द्वारा ऊष्मा भी निकलता है। और ऑक्सीकरण या जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर तक पहुंचाता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बहुत बारीकी से इसके हर एक पार्ट को अध्ययन करेंगे और बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप एक चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि वायुमंडल से हम सब हवा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि सांस के रूप में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये गलत है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि सांस छोड़ते हैं हम लोग CO2 के रूप में, ये तो महा गलत है। हम सांस लेते भी हवा है और सांस छोड़ते भी हवा है। हम न ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ, और न सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम हवा लेते हैं और हवा को ही छोड़ते हैं। उसके बाद याद रखिए, आप सब जानते हैं कि हवा में 78% आपका नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन आप सब जानते हैं कि 21% है। आप सब जानते हैं कि CO2 हवा में कितना है? तो 0.003% है। तो ये सब जो हवा, सबको हम लोग सामूहिक रूप से सांस के रूप में लेते हैं। और कितना परसेंट लेते हैं, कितना परसेंट छोड़ते हैं, आगे हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम हवा लेते हैं ना, तो फेफड़ा से वो हवा जो है वो कोशिका में, जो रक्त में सिर्फ ऑक्सीजन विनिमय होता है, गैसों का विनिमय के दौरान कुपिका में जब पहुंचेगा तो कुपिका से सिर्फ ऑक्सीजन ही जाता है हमारे रक्त के द्वारा कोशिका तक। उसके बाद हम बता ना कि C6H12O6 O2 की उपस्थिति में टूट जाएगा, यानी ग्लूकोज टूट जाएगा, तब जाके हम लोगों में ATP के रूप में ऊर्जा बनता है, जिससे हम लोग श्वसन की क्रिया समाप्त होती है। तो ये सारे चीज़ को आगे हम लोग अब बारीकी से पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वासोच्छ्वास, जिसको ब्रीथिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सांस लेना। हम लोग श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है दोस्त, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है। कोई बच्चा बैग लेके आ रहा है, जा रहा है, तो पढ़ाई हो गया? पढ़ेगा तब ना, उसकी नॉलेज, उसकी डिसिप्लिन, उसकी पढ़ाई को दर्शाता है। उसी प्रकार सांस लेना और सांस छोड़ना को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। तो सांस छोड़ना और लेना को हम लोग ये भी कह सकते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निश्वसन, इसको बोलते हैं निश्वसन, या तो बोल सकते हैं इसे हम लोग अंतःश्वसन, अंतःश्वसन। और सांस छोड़ना निश्वसन कहलाता है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग निश्वसन कहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं ना तो हवा के रूप में लेते हैं, और छोड़ते भी है ना तो हवा के रूप में छोड़ते हैं। हम हवा में तो 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं और 21% हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, और CO2 0.03% होता है। उसके बाद जब हम लोग सांस छोड़ते हैं यानी निश्वासन करते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन का मात्रा होता है 16%, यानी देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 4% मात्रा बढ़ गई। इसीलिए हम लोग छोड़ते हैं ना जो सांस, उसमें ऊष्मा होता है, इसीलिए तो श्वसन को ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। सभी जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग श्वसन तंत्र होते हैं। जैसे स्थलीय जीव, जैसे जानवर, मनुष्य, ये सब में श्वसन की क्रिया फेफड़ा द्वारा होता है।
अब जलीय जीव ले लीजिए, जैसे मछली जलीय जीव है, तो मछली में जो गल पड़े गिल्स द्वारा इन लोग सांस लेते हैं। उभयचर जो जल में स्थल पर हर जगह रह सकते हैं उसे उभयचर जीव कहा जाता है। जैसे मेढक, मेढक जब बड़ा होता है बेशक रूप तो फेफड़े से सांस लेता है, जब बाहर में तो फेफड़े से भी सांस ले सकते हैं। जब मिट्टी में होता है ना मेढक तो त्वचा से सांस लेता है, नमी त्वचा मिट्टी में, इसलिए मेढक हाली मरते नहीं है। मेढक पानी में भी सांस ले सकते हैं त्वचा द्वारा। मेढक जब छोटा होते हैं ना तो मछली की तरह होते हैं, मछली की तरह एकदम सेम दिखते हैं और उन्हें मछली की तरह हर सिस्टम होता है, इसीलिए उन्हें टेडपोल, जब छोटा होते हैं टेडपोल कहा जाता है। और उस दौरान मछली की तरह श्वसन भी करते हैं, क्या से? तो गिल से। तो याद रखिएगा, जब मेढक छोटा होता है तो गिल्स द्वारा सांस यानी श्वसन की क्रिया करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र यानी श्वसन की क्रियाएं को पूरा करने के लिए जितनी भी तंत्र जुड़े होते हैं उसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो श्वसन तंत्र में क्या जुड़ा हो सकता है? जैसे नसा छिद्र यानी जिसे नसा द्वार कहते हैं, उसमें आ सकता है नसा कपाट। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रसनी, ग्रसनी कॉमन आपको पाइप है, कॉमन नली जिसे भोजन और सांस दोनों जाता है, इसे कंठ बोला जाता है, इसे श्वास नली बोला जाता है। आप देख सकते हैं श्वसनी है, श्वसनिका है, कुपिका है, फेफड़ा है, ये सारे तंत्र मिलकर श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। और इस सारे क्रियाओं को कैसे कैसे ये तंत्र अपना अपना काम करते हैं इसे हम लोग बारीकी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नसा छिद्र जो है जिसे नसा द्वार कहते हैं, नसा छिद्र इसे हालांकि श्वसन की क्रिया नहीं करता है लेकिन श्वसन तंत्र का एक अंग है। क्यों? क्योंकि इस एक रास्ता है जाने का, ये भी एक रास्ता है, इसे ही सांस जाता है, ये शुरुआत करती है, इसके द्वारा ही सांस का प्रारंभ होता है जाना, इसीलिए श्वसन तंत्र का एक अंग है। बट श्वसन तंत्र की क्रिया में इसका कोई रोल नहीं है। नसा द्वार में छोटे छोटे देखे होंगे नाक में बाल होता है, उस बाल का काम है कि जो हम हवा के रूप में सांस लेते हैं ना उसमें अगर किसी प्रकार के हानिकारक धूल कण गंदा अगर चला जाए तो उस बाल का काम है रोकना। बट अगर वो बाल अगर ना रोक सके तो यहाँ पर नसा कपाट होता है, यहाँ पर नसा कपाट होता है। नसा कपाट का काम है, इसमें एक चिपचिपा नामक एक द्रव होता है, इसमें भरा हुआ है। ये चिपचिपा द्रव का काम है कि जब अगर नाक के माध्यम से अगर गंदा कण अगर वहां तक पहुंच जाए ना तो उसे सबको एक साथ पकड़ के और उसे समझिए तो बलगम बनाने का काम करता है, जिससे हम लोग सिरिक देते हैं। तो नसा कपाट जो है जितनी भी हम लोग सांस लेते हैं, इसलिए नाक से सांस लेना बहुत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि हम लोग नाक से सांस लेंगे तो नसा कपाट जो है वो सारे गंदे कण को छान लेगा और उसे सबको एक साथ पीस के बलगम बना देगा और उसको हम लोग बाहर आराम से फेंक देंगे। इसीलिए मुंह से ज़्यादा सांस हम लोग नाक से लेते हैं, सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद जस्ट आप देख सकते हैं कि ये देखिए भोजन यहाँ से आता है और इधर से हम लोग सांस लेते हैं और देखिए कुछ देरी तक देखिए यहाँ तक एक दोनों पाइप एक साथ जुड़ चुके हैं। तो दोनों पाइप श्वास जहाँ सांस ले रहे हैं हम लोग और खाना खा रहे हैं, दोनों पाइप जहाँ तक एक साथ जुड़े हुए हैं उसी को कहा जाता है ग्रसनी। तो ग्रसनी किसे कहा जाता है? जिसे भोजन भी जाता है और सांस भी जाते हैं, उसे ग्रसनी कहा जाता है। अब देखिए बटना भी जरूरी है, इसलिए देखिए आगे चलकर यहाँ देखिए आगे चलकर यहाँ कंठ है। कंठ, ये जो कंठ है ये कंठ का काम है कि भोजन की नली को, जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, भोजन की नली को अलग कर देना और श्वास नली को अलग करने का काम कंठ करता है और जिसका नियंत्रण ब्रेन करता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्रेन को जब हम लोग ज़्यादा बिजी कर देते हैं या हम लोग दूसरे चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं तो सोच सकते हैं, ये देखिए अगर श्वास नली है और बगल से ग्रास नली है तो आप सोच सकते हैं कि एक दूसरे के लिए समझो कि इंडिया पाकिस्तान जिस तरह से एक दूसरे को ध्यान रखता है कि हमारा में ये ना आ जाए उसका में ये ना आ जाए, इस तरह से इन लोग में भी दुश्मनी है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर भोजन हम लोग जब खाना खाते हैं तो कंठ का काम है
कि श्वास नली को उस समय बंद कर देना। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कंठ क्या करता है, श्वास नली को बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्रास नली को बंद कर देता है। हालांकि इसका काम कंठ का है नियंत्रण करना, देखभाल करना, लेकिन जब कभी कभी हम लोग किसी के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं या हमारा ब्रेन ज़्यादा ग्रसित हो जाता है या कभी कभी काम नहीं कर पाता है, बाई चांस हम लोग कैसे बिजी हो जाते हैं, तो उस दौरान कभी कभी होता क्या है कि भोजन जाना चाहिए श्वास नली में, तो कंठ थोड़ी सी गलती की वजह से भोजन जाना चाहिए ग्रास नली में, तो जाने लगता है श्वास नली में। आप सोच के देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, अरे इसमें भोजन आना तो दूर की बात है दोस्त, इसकी गलियों में भोजन का कण अगर दिख गया ना तो समझो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने लगता है, ठहाक ठहाक मारना शुरू कर देगा। इसे हम लोग हिचकी बोलते हैं, हम लोग हिचकी लेने लगते हैं, यानी इसकी गलियों के लिए भोजन आतंकवादी है, यानी शोषण की गलियों में भोजन का ढुकना समझ जाओ को आतंकवादी को आना। अब बताओ फेफड़ा आसानी से उसे देखता थोड़ी नहीं रहेगा, आना तो दूर की बात है, उनकी गलियों में दिख जाना समझो कि इसके लिए बहुत बड़ा गलत चीज है। और समझिए को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह एकदम खटाखट गोली बंदूक चालू कर देता है। देखते होंगे हम लोग खटाखट, हम लोग हिचकी लेने लगते हैं, यानी उसका मतलब है कि फेफड़ा उसको भागाने की कोशिश कर रही है। तो समझ सकते हैं कि श्वास नली सिर्फ सांस के लिए बना है। तो श्वास नली, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वास नली। तो श्वास नली इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। अब श्वास नली में एक चीज देख सकते हैं, इसमें वलय होता है, उपास्थि का देख सी आकार का एक वलय होता है। ये देखिए श्वास नली में अंदर होता क्या है कि सी आकार का एक उपास्थि, देखिए हड्डी दो प्रकार के होता है, एक नॉर्मल हड्डी और एक होता है हार्ड। तो नॉर्मल हड्डी जिसे हम लोग उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि सी आकार का इस तरह से श्वास नली के नलियों में पाया जाता है। इसकी संख्या लगभग 16 से 20 होता है। तो श्वास नली में उपास्थि वलय जो सी आकार के होते हैं, इसकी संख्या कितनी होते हैं, 16 से 20। अब आप लोग को प्रश्न पड़ रहा होगा कि सर ये उपास्थि वलय के काम क्या है। तो श्वास नली जब हम लोग सांस लेते हैं जोर से ना, और समझो कि चिपक जाएगा ना तो पूरा खेलवे खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को श्वास नली को चिपकने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसमें सी आकार का उपास्थि दिया गया है कि कितनों भी हम लोग जोर से सांस लेंगे छोड़ेंगे तो जो श्वास नली है आपस उनकी दीवार आपस में कभी चिपकेंगे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें उपास्थि का काम क्या है। देखिए उसके बाद जब ये दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे श्वसनी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, श्वसनी। और जब श्वसनी दो भागों में बढ़ जाते हैं तो उसे श्वसनिका बोला जाता है। और बहुत सारे कणों में बढ़ जाते हैं नलियों में तो श्वसनिकाय कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ऊपर गुब्बारे की समान फेफड़ा में संरचना होते हैं जिसे आप सब समझ सकते हैं कुपिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कुपिका। और याद रखिएगा ये जो फेफड़ा है, मनुष्य में जो फेफड़ा होते हैं, ये फेफड़ा की संख्या 2 होते हैं। याद रखिएगा फेफड़ों की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कुपिका जो इसके अंदर है, यही में गैसों का विनिमय होता है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त से बाहर आते हैं और रक्त में ऑक्सीजन मिलते हैं। वो काम कुपिका में होता है। इसलिए फेफड़ा के क्रियात्मक इकाई, फेफड़ा में क्रियात्मक इकाई कुपिका को माना जाता है, क्योंकि गैसों का यही सारा काम यही होता है। तो चलिए आप कुपिका समझ गए होंगे कि वो थैलीनुमा संरचना है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसे फेफड़ा के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और इसे श्वसनी, श्वसनिकाय और अंत में कुपिका होते हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग फेफड़ा देखिए 2 प्रकार के ऊतकों, जैसे संयोजी ऊतक, सल्की उपकला ऊतक, 2 प्रकार के ऊतकों से बना एकदम मासूम, एकदम समझिए तो एकदम नॉर्मल मांस की तरह एकदम पार्ट होते हैं, जो समझिए तो एकदम नाजुक पार्ट होते हैं। इसकी संख्या 2 होता है। और ये जो बाईं फेफड़ा है बायां की ओर, इसकी साइज कुछ छोटा होता है और इसकी साइज बड़ा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसकी जो यहाँ साइड है, यहाँ इस साइड में हृदय होता है, यानी बाएं फेफड़ा की ओर हृदय बाएं फेफड़ा की ओर है ना, इसीलिए बायां फेफड़ा की जो साइज है वो छोटा होता है और ये दाएं फेफड़ा का साइज बड़ा होता है। दाएं फेफड़ा जो है ना वो 3 भाग में बटा हुआ है और ये फेफड़ा जो है ना वो 2 भाग में बटा हुआ है।
और हालांकि सांस लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी इसी का है, लेकिन एक बात जानते हैं, जब ये सांस लेने और छोड़ने पर इसके अंदर क्षमता नहीं है, यानी जिम्मेदारी इसी का है, सांस खींचने की कोशिश करता है पर इसको से खिंचाता नहीं है, इसीलिए इसको मदद के लिए डायफ्राम, इसे सांस लेने और छोड़ने में ये जो नीचे मांसपेशियां जो संयोजी ऊतक का बना होता है, ये मांसपेशियां, ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है फेफड़ा के नीचे, ये इसे सांस लेने और छोड़ने, सांस जब फेफड़ा लेते तो उसको ताकते नहीं है, तो इसे धक्का देने का काम करता है ताकि सांस छोड़, यानी इसको फैलाने का काम करेगा। यानी जो डायफ्राम है और ये जो पसलियां हैं, ये पसलिया के मांसपेशियां जो हैं वो फैलते हैं और डायफ्राम जो उसको संकुचन करता है, यानी वक्ष गुहा को फैलाता है, जिससे आसानी से फेफड़ा को सांस लेने और छोड़ने में मदद मिलता है। यानी आप साफ कह सकते हैं कि फेफड़ा को सांस लेने और उसको सांस छोड़ने में मदद कौन करता है, तो डायाफ्राम। हालांकि डायाफ्राम का जो काम है एक जगह नहीं है, हम लोग मल मूत्र जो त्याग करते हैं उसमें भी जो बल लगाते हैं वो डायाफ्राम के माध्यम से ही लगाते हैं, और अक्सर गर्भवती जो महिला होते हैं उनकी डायफ्राम काम करना बंद कर देते हैं, और उन लोग अक्सर जो सांस लेते हैं ना वो पसलियों के सहारे लेते हैं, इसलिए उन लोग को अच्छा से सावधानी से देखे होंगे चलते रहते हैं, ज़्यादा ऊंच नीच में नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने वाला काम करना बंद कर दिया है। कभी कभी इंसान को देखे होंगे कि इंसान जब कहीं दूर से बहुत ऊपर से गिरता है ना तो उसका डायफ्राम साफा टूट जाता है, तो देखे होंगे सांस ही नहीं ले पाता है। आप लोग सोचते हैं कि फेफड़ा से सांस ले और छोड़ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पूरी तरह से डायफ्राम मदद करता है। कोई इंसान गिर जाता होगा, देखो डायरेक्ट मर जाता है, कुछ नहीं बोल पाता, इसका मतलब डायफ्राम उसका खत्म हो गया, सांस भी नहीं ले पाता है। दोस्त, हमको उम्मीद है कि आप सारे चीज को समझ रहे होंगे। उसके बाद फेफड़ा देखिए, फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरे हुए है, यानी फेफड़ा के अंदर डबल झिल्ली है और उसके अंदर फुफ्फुसीय दरो होता है, जो कभी कभी फुफ्फुसीय दरो उसको कभी कभी अगर टकरा जाए मांस यानी मांसपेशियों में टच हो जाए तो उसे घर्षण से बचाता है फुफ्फुसीय दरो। तो फेफड़ा इस तरह से आप फेफड़ा के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद फेफड़ा देखिए एक विशेष वक्ष गुहा में पैक है, जिसे हम कह सकते हैं कि जाल की तरह होता है। और वो फेफड़ा की अगर बात कहूँ तो फेफड़ा नीचे से डायफ्राम घेरा है, और फेफड़ा को ऊपर से देखिए क्लेविकल हड्डी, और चारों ओर से देखिए बगल से पसलिया, और आगे वाला जो उरोस्ती है और पीछे से रीढ़ की हड्डी है, यानी सब एक साथ मिलता है तो वक्ष गुहा का निर्माण करता है, जिसके अंदर फेफड़ा है। तो फेफड़ा एक जाल के अंदर है दोस्त, उस जाल को हम कह सकते हैं कि वो जो जाल है जिसे वक्ष गुहा कहा जाता है, वो जाल को नीचे से कौन घेर के रखा है, डायफ्राम, देख सकते हैं। ऊपर से एक हड्डी होता है क्लेविकल, जिसको बोलते हैं, ये हड्डी क्लेविकल से, बगल से देखिएगा पसलिया होता है, आगे से एक मेन हड्डी होता है जिसको उरोस्ती बोलते हैं, पीछे से रीढ़ की हड्डी होता है, यानी ये चारों तरफ से जाल घिरा हुआ था जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। अब इसके अंदर फेफड़ा है, तो आप समझ सकते हैं श्वसन तंत्र ये क्या चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।